everyone, this is Manoj and welcome to my channel Life I Study Fun। तो गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। और वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन है व्हाई एराइल हैलाइड आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज कंपेयर्ड टू एल्काइल हैलाइड। या तो ऐसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, या फिर पूछा जाएगा कि why chlorobenzene is less reactive towards nucleophilic substitution reaction as compared to ethyl chloride। देखेंगे गाइस इस क्वेश्चन के कितने पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन मैं यही कहूंगा कि जिसने मेरे प्रीवियस सेशन नहीं देखे वो प्लीज प्रीवियस सेशन जाके देखिए, ताकि उसके बेसिक्स क्लियर रहे, उसे पता रहे कि आज के सेशन में और आने वाले सेशन में हम क्या करने वाले हैं। तो चलिए मूव करते हैं, बात करते हैं कि why aryl halide is less reactive towards nucleophilic substitution reaction या फिर why chlorobenzene is less reactive towards nucleophilic substitution reaction। तो गाइस अगर मैं आंसर की बात करता हूं तो आंसर यहां पे इसके काफी सारे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं इसकी। पहला पॉइंट हो सकता है इसका ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से, ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से गाइस, रेजोनेंस। अब रेजोनेंस क्यों कहा गाइस मैंने? फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूं क्लोरोबेंजीन को, तो क्लोरोबेंजीन कैसा होता है? क्लोरोबेंजीन कुछ इस तरीके से होता है गाइस। ये है हमारा क्लोरोबेंजीन, ठीक है। और क्लोरोबेंजीन के ऊपर क्या होता है? लोन पेयर्स होते हैं गाइस, ये रहे लोन पेयर्स, ठीक है। और दूसरा हम लोग ले लेते हैं इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड क्या होता है? ये रहा मेरे पास इथाइल क्लोराइड, CH3 अटैच विथ क्लोरीन। तो ये रहा मेरा इथाइल क्लोराइड, ये रहा मेरा क्लोरोबेंजीन। तो मैंने पहला आंसर कहा कि ड्यू टू रेजोनेंस। ऐसा क्यों गाइस? अगर आप क्लोरोबेंजीन को देखते हैं तो यहाँ पे लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल किसकी कंडीशन होती है? रेजोनेंस की। मतलब ये वाला जो कंपाउंड है वो स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस है, स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस है। और स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस होने की वजह से गाइस, रेजोनेंस होने की वजह से ये क्या करेगा? अपने लोन पेयर को क्या करेगा? नीचे डोनेट करेगा। जैसे लोन पेयर नीचे डोनेट होगा गाइस, ये जो पाई बॉन्ड है ये कहां शिफ्ट हो जाएगा? ऑर्थो पोजीशन में। तो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमें यहां पे मिलेगा गाइस, वो नेक्स्ट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। हमें मिलेगा बेंजीन, ठीक है, हमें मिलेगा बेंजीन, ठीक है। यहां पे नेगेटिव चार्ज क्योंकि इसने लिया और इसने इलेक्ट्रॉन दिया, तो यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा क्लोरीन के साथ। इस तरह का स्ट्रक्चर हमें मिलेगा। तो हुआ क्या गाइस? ड्यू टू रेजोनेंस होने की वजह से जैसे ही हमने इलेक्ट्रॉन पेयर को नीचे डोनेट किया, तो कार्बन, ये जो कार्बन यहां पे है, इस कार्बन और इस क्लोरीन के बीच में क्या हुआ? एक पार्शियल डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। तो मैंने क्या बोला? ड्यू टू रेजोनेंस होने की वजह से जैसे इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, अ पार्शियल डबल बॉन्ड क्रिएट बिटवीन, अ पार्शियल डबल बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन किस किस के बीच में? बिटवीन क्लोरीन एंड कार्बन। एक पार्शियल डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया और इस पार्शियल डबल बॉन्ड को तोड़ना न्यूक्लियोफाइल के लिए क्या हो जाएगा गाइस? बहुत मुश्किल। तो अगर मैं किसी न्यूक्लियोफाइल को यहां पे अटैक करता हूं, फॉर एग्जांपल OH नेगेटिव जो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, इस न्यूक्लियोफाइल को अगर मैं अटैक कराता हूं किसमें? क्लोरोबेंजीन में या फिर एराइल हैलाइड में, तो ये इस डबल बॉन्ड को तोड़ नहीं पाएगा। दैट्स व्हाई हम लोग कहते हैं कि एराइल हैलाइड इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज कंपेयर्ड टू एल्काइल हैलाइड, या फिर क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज कंपेयर्ड टू इथाइल क्लोराइड। क्यों? क्योंकि एक पार्शियल डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा क्लोरीन और कार्बन के बीच में, और इस डबल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होगा न्यूक्लियोफाइल के लिए एज कंपेयर्ड टू सिंगल बॉन्ड। इसलिए यहां पे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? ज्यादा रिएक्टिव होता है एल्काइल हैलाइड गाइस। कौन सा? एल्काइल हैलाइड, क्योंकि वहां पे कोई पार्शियल डबल बॉन्ड क्रिएट नहीं होता। ये था गाइस इसका पहला पॉसिबल आंसर। चलिए मूव करते हैं सेकंड पॉसिबल आंसर की तरफ। सेकंड पॉसिबल आंसर यहां पे क्या हो सकता है गाइस? सेकंड पॉसिबल आंसर यहां पे हो सकता है डिफरेंट परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। तो गाइस अगर हम डिफरेंट परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर की बात करते हैं, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास है क्लोरोबेंजीन, ये रहा हमारे पास क्लोरोबेंजीन, ठीक है, ये रहा हमारे पास क्लोरोबेंजीन। और एक ले लेते हैं इथाइल क्लोराइड, CH3 CH2, ये रहा क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। तो गाइस अगर मैं क्लोरीन से जो कार्बन जुड़ा है इसको देखता हूं और इसकी निकालता हूं हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन में रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? सिग्मा बॉन्ड। तो कितने बॉन्ड है हमारे पास? सिग्मा, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, ये वाला तो पाई है। तो तीन सिग्मा से जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगी वो क्या बनेगी? sp2, एक s हो गया, बाकी के दो क्या हो गए? p। लेकिन अगर यही चीज हम एल्काइल हैलाइड में चेक करें, तो इस कार्बन की अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालने में आता हूं, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने? 1 2 3 4, मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या बनेगी? पहला वाला s, बाकी के तीन क्या बनेंगे? sp3। तो गाइस
क्लोरोबेंजीन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 होता है। वहीं पे अगर मैं इथाइल क्लोराइड की बात करूं या फिर एल्काइल हैलाइड की बात करूं तो उनका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। तो sp3 का मतलब एक s होगा, बाकी के तीन क्या होंगे p। अगर मैं 100% में से लगाता हूं तो आपको दिख रहा होगा कि s यहाँ पे कितना परसेंट होगा 25% और बाकी के तीन p कितने होंगे 75% विच इज इक्वल टू 100%। मतलब यहाँ पे परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर कितना है 25। यही चीज अगर मैं बात करता हूं क्लोरोबेंजीन में या फिर एराइल हैलाइड में तो एक s है, कितने p है हमारे पास 2 p है। अगर मैं 100 से डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो s पे जाएगा 33.3% और इन दोनों p पे जाएगा 66.6%। तो गाइस अगर आप देखेंगे तो एराइल हैलाइड या फिर क्लोरोबेंजीन में जो s का परसेंटेज है वो 33.3 है और एल्काइल हैलाइड में या फिर इथाइल क्लोराइड में जो s का परसेंटेज है वो 25% है। तो मैंने यहाँ पे रीजन क्या दिया डिफरेंट परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर। तो अगर आप देखेंगे क्लोरोबेंजीन को तो क्लोरोबेंजीन का जो परसेंटेज है s कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर क्या है गाइस ज्यादा। जितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर होता है गाइस उतना ज्यादा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के गाइस। तो जितना ज्यादा परसेंटेज होगा s कैरेक्टर का उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा गाइस उतना जल्दी क्लोरीन क्या करेगा कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, टूटने नहीं देगा। इसलिए जब भी न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा तो जल्दी से इस बॉन्ड को तोड़ नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है गाइस बहुत ज्यादा। एक और बात देख लेते हैं, मैंने कहा अगर हम क्लोरोबेंजीन की बात करते हैं तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर ज्यादा है। जितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत उतनी ज्यादा, जितने जल्दी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ताकत ज्यादा होगी, बॉन्ड को तोड़ नहीं पाएगा, इसलिए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक नहीं कर पाता है। इसलिए हम कहते हैं कि एराइल हैलाइड या फिर क्लोरोबेंजीन लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए मूव करते हैं, एक और केस देखते हैं इसका कि व्हाई एराइल हैलाइड लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो गाइस इसका तीसरा जो पॉसिबल आंसर है वो है अनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन, अनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन, फिनाइल कैटायन। अब यहाँ पे अनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन का मतलब क्या है गाइस। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है क्लोरोबेंजीन, हमारे पास है क्लोरोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन के अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ देता हूं तो ये कैसे फॉर्म होगा, ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से। क्लोरीन तो चला जाएगा बाहर, ये चला गया क्लोरीन बाहर और क्लोरीन बाहर जाएगा तो यहाँ पे जो कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पे जो कार्बन प्रेजेंट है उसके ऊपर आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज, सही कह रहा हूं। इसको हम कहते हैं फिनाइल कैटायन। क्या कहते हैं गाइस, फिनाइल कैटायन इसे हम लोग कहते हैं। तो अगर इस फिनाइल कैटायन को हम लोग चेक करते हैं गाइस तो ये रहा पॉजिटिव, ये रहा डबल, मतलब यहाँ पे रेजोनेंस की कंडीशन नहीं है। क्या बोला मैंने, कंडीशन चेक करेंगे तो ये रहा पॉजिटिव, ये रहा डबल, मतलब ये डज नॉट स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस है, डज नॉट स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस है गाइस। रेजोनेंस मतलब इसमें रेजोनेंस है ही नहीं, और अगर रेजोनेंस हुआ ही नहीं तो ये जो कंपाउंड है ये क्या कहलाएगा, लेस स्टेबल कहलाएगा, सही कह रहा हूं। और ये कंपाउंड है कार्बोकैटायन, तो हम कह सकते हैं कि लेस स्टेबल क्या होगा, कार्बोकैटायन होगा, सही कह रहा हूं। एक और बात देखते हैं, मैंने कहा इस स्ट्रक्चर में रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है। रेजोनेंस अगर स्टेबलाइज नहीं होगा तो ये स्ट्रक्चर लेस स्टेबल होगा, तो लेस स्टेबल ये कार्बोकैटायन होगा। और हमने पढ़ा है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अगर मेरा कार्बोकैटायन लेस स्टेबल होता है तो इसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये कहां पढ़ा था हम लोगों ने, अगर आपने SN1 पढ़ा होगा या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखी होगी तो वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन is directly proportional to reactivity towards न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब जितना ज्यादा स्टेबल मेरा कार्बोकैटायन होगा, जितना ज्यादा स्टेबल मेरा कार्बोकैटायन होगा उतना ज्यादा वो रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन फिनाइल कैटायन के केस में क्या होता है, रेजोनेंस नहीं होने की वजह से ये कहलाएगा अनस्टेबल। अनस्टेबल होने का मतलब ये कहलाएगा अनस्टेबल कार्बोकैटायन। तो अगर अनस्टेबल मेरा कार्बोकैटायन हुआ तो वो होगा लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो गाइस ये थे इसके पॉसिबल आंसर कि क्यों एराइल हैलाइड लेस रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज कंपेयर्ड टू एल्काइल हैलाइड। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज बी कनेक्टेड विद मी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस भी आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।